So dear students, now we are going to see फ्रस्टम. फ्रस्टम मेंसुरेशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. फ्रस्टम होता क्या है? फ्रस्टम कोन का एक पार्ट होता है. तो फ्रस्टम को समझने से पहले कोन को समझ लेना ज़्यादा मुनासिब है. इससे दो चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं. एक तो कोन क्लियर हो जाता है और फिर फ्रस्टम क्लियर हो जाता है. तो कोन क्या होता है? कोन जैसा हमारा बर्डी कैप होता है जिसको हम लेकर आते हैं, जो कोनिकल होता है, वो बेसिकली कोन होता है. ठीक है. तो कोन दिखता कैसा है? कोन ये मैंने बना रखा है, कोन ऐसा दिखता है. इसको राइट सर्कुलर कोन कब कहेंगे? जब इसकी जो बेस है, जो खुला वाला हिस्सा है इसका, उसके सेंटर पर हम एल्टीट्यूड गिराएं इसके इस कोन से, इसके इस एंगल से, इसके इस वर्टेक्स से. तो अगर ये 90 डिग्री यहां पर बनेगा तो इसको हम बोलेंगे राइट सर्कुलर कोन. और जब राइट सर्कुलर कोन होगा तभी जो फॉर्मूले अभी बताए जाएंगे आपको वो एप्लीकेबल होंगे इसके ऊपर. बात समझ में? तो यहाँ पर एंगल कितना बनना चाहिए? यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा? राइट सर्कुलर कोन कहलाएगा और आगे के फॉर्मूले इस्टेब्लिश हो पाएंगे. ठीक है. तो ये बेसिकली क्या है? ये एक कोन है. कैसा कोन है? राइट सर्कुलर. तो इट इज अ राइट सर्कुलर कोन. अब राइट सर्कुलर कोन को अगर हम बीच में किसी जगह पर ऐसे काट दें और हमारे काटने का जो निशान हो वो इस बेस के पैरेलल हो, तो एक ऐसी फिगर हमको मिल जाएगी. इसको हम बोलते हैं फ्रस्टम. तो ये क्या होगा? ये बेसिकली राइट सर्कुलर फ्रस्टम होगा. ठीक है. यहां पर भी इसके क्या होगा? जैसे ही हम इसको काटेंगे, जैसे ही हम कोन को काटेंगे, तो एक सरफेस और क्रिएट हो जाएगी. यहां पर सर्कुलर सरफेस और क्रिएट हो जाएगी. और ऊपर का जो छोटा एक कोन था, जब हम काटते तो एक छोटा कोन कट जाता है बड़े कोन में से, तो जो छोटा कोन था वो गायब हो जाएगा. तो एक सरफेस और क्रिएट हो जाएगी. कोन के पास क्या क्या डायमेंशंस थी? कोन की इस किनारे से, इस कोने से अगर हम बेस तक का डिस्टेंस देखें या परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो उसको हम फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं हाइट ऑफ द कोन, और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल एच से. कोन की जो बेस है, क्योंकि वो सर्कुलर है, तो उसके पास क्या डायमेंशन है? उसके पास एक रेडियस है जिसको हमने बोला कैपिटल आर. कोन की ये जो हाइट है, ये स्लांट हाइट है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल एल से, क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल बना यहां से लेकर, और ये एक राइट ट्राइंगल बना. तो राइट ट्राइंगल बनने की वजह से जो इसकी स्लांट हाइट है और रेडियस है, इसके बीच में एक रिलेशन कायम हो गया. इसको हम बोलेंगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. बात समझ में आती है? ठीक. अब यहां पर क्या होगा? क्योंकि हमने कोन को काटा है तो यहां पर एक सरफेस और बन गई, एक छोटी सरफेस और बन गई ऊपर की तरफ. इसका जो रेडियस है उसको हमने कहा स्मॉल आर, क्योंकि इसमें हाइट खत्म हो चुकी है. कितनी हाइट खत्म हो चुकी है? एच माइनस स्मॉल एच. हमने ये जो हाइट है इसकी, इस बेस से लेकर और इस बेस तक की, इसको हमने बोला स्मॉल एच. इसकी स्लांट हाइट भी कम हो चुकी है, इसको हमने बोला स्मॉल एल. बात समझ में आती है क्या? इसका अलबत्ता नीचे वाली जो बेस है, जो बड़ी वाली बेस है, ओरिजिनल बेस है, उसका जो रेडियस है वो चेंज नहीं हुआ है, तो वो कैपिटल आर ही रखा है. तो इट इज एज्यूम्ड कि ये जो फ्रस्टम है, इट इज ए पार्ट ऑफ दिस बिग कोन. तो इस कोन का ये एक पार्ट है. इसमें से क्या चीज माइनस की गई है? इसमें से ये ऊपर वाला जो कोन है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये माइनस कर दिया गया है, तो ये हमें कोन मिला है. ये क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना? हम देखते हैं हमारी डेली नीड्स की जो चीजें हैं उसमें एक बकेट है, ग्लास है ना, चाय का कप है, और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो फ्रस्टम के शेप की होती हैं. तो इंडस्ट्री में उसके सरफेस एरिया, उसके वॉल्यूम, उसका मटेरियल, उसका मास निकालने के लिए हमें फ्रस्टम के फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है. टोटल सरफेस एरिया की जरूरत पड़ती है, कर्व सरफेस एरिया की जरूरत पड़ती है, वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है. तो उसके लिए इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है. ठीक. अब इस वाले केस में जो स्लांट हाइट है और रेडियस है, इसके बीच का हमें रिलेशन निकालना है. बात समझ में आती है क्या? अब यहां तो राइट ट्राइंगल बन रहा था तो हमने डायरेक्ट लगा दिया. यहां राइट ट्राइंगल नहीं बन रहा है,
तो हम क्या करें, किस तरीके से निकालें? तो इसके लिए एक तरीका मैंने निकाला। अगर आपने सिमिलर ट्राइंगल पढ़ रखा है तो आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो लाइन है, ये वाली, यहां से लेकर, मैं इसके नाम लिख दूं तो ज्यादा अच्छा है। इसको मैं लिखूं फॉर एग्जाम्पल P, इसको मैं लिखूं Q, इसको मैं लिखूं R और इसको मैं लिखूं O। ठीक है? तो ये जो QR लाइन है, इसको R यूज नहीं करते क्योंकि R यहां पर भी यूज हो रहा है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हम इसको T लिखते हैं। ठीक है? QT जो लाइन है बेसिकली, इसके पैरेलल में लाइन इस तरीके से बनाऊं कि वो P से शुरू हो। ठीक है? तो मैं एक लाइन बना रहा हूं जो कि पैरेलल हो किसके, ठीक है, और इसको मैं बोलूं T डैश। क्या मैं बोलूं? T डैश। तो ये जो लाइन है मेरी, ये ग्रीन वाली जो लाइन है PT डैश, ये मान लीजिए QT के पैरेलल है। तो मेरे पास अजम्पशन क्या है कि PT डैश इज पैरेलल टू QT। ये मैंने बनाया बाय कंस्ट्रक्शन। जब मैं ये कंस्ट्रक्शन से बना दूंगा तो आपको क्या मिलेगा? ये जो लेंथ है ये कितनी मिलेगी? ये एग्जैक्टली R के बराबर हो जाएगी, यहां से लेकर और यहां तक। ये किसके बराबर हो जाएगी? R के बराबर हो जाएगी। तो ये कितनी बची? यहां से लेकर और यहां तक कितनी बची? ये बची कैपिटल R माइनस R। बात समझ में आती है क्या? कितनी बची? कैपिटल R माइनस R बची। तो ये अब राइट ट्राइंगल बन गया, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये भी स्मॉल l ही रहेगी, है ना? PT डैश जो है वो किसके बराबर रहेगी? स्मॉल l के बराबर रहेगी। तो अब मैं अगर फॉर्मूला लगाऊं राइट ट्राइंगल का, अब मैं लगा सकता हूं क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। POT डैश, POT डैश क्या बन चुका है? राइट एंगल ट्राइंगल। सिंस POT डैश इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, देयरफॉर ये L स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? स्मॉल l स्क्वायर विल बी इक्वल टू h स्क्वायर, और ये लेंथ कितनी है? R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, और यहां पर लगेगा प्लस। तो आप ये देखिए जो फॉर्मूला था स्लांट हाइट का, यहां पर था L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहां पर स्लांट हाइट के फॉर्मूले में कैपिटल H हम लाना नहीं चाहते क्योंकि कैपिटल H है भी नहीं, तो h स्क्वायर प्लस R माइनस R, कैपिटल R माइनस R का स्क्वायर। तो यहां जो फॉर्मूले होंगे, जितने भी कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम का जो भी फॉर्मूला होगा, उसमें हम जो तब्दीली करेंगे वो इस रेडियस में ही करेंगे। ये बात याद रखिए, क्योंकि रेडियस ही बेसिकली एक क्रिएट हुआ है। अदरवाइज चेंज क्या क्या चीजें हुई हैं? हाइट, कैपिटल H से स्मॉल h हो चुकी है, कैपिटल L से स्मॉल l हो चुकी है। इनकी शक्ल में हम नहीं लिखेंगे, कैपिटल L की या कैपिटल H की शक्ल में हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कम हो चुकी हैं और ये यहां पर इनका कुछ पोर्शन गायब हो चुका है। तो हम जो भी फॉर्मूले हैं उनको कन्वर्ट करेंगे रेडियस के अंदर, है ना? रेडियस के अंदर हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। नाउ कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया, ये कोन का लिख रहा हूं, इट शुड बी नोटेड। कर्व सरफेस एरिया होता क्या है? जो मुड़ी हुई शीट है बर्थडे कैप की, उसका जो एरिया है वही बेसिकली कर्व सरफेस एरिया। कर्व का मतलब ही कौन सी चीज है जो मुड़ी हुई है। बात समझ में आई? उस एरिया को आप कैसे निकालते हैं? उस एरिया को स्लांट हाइट और कैपिटल R की शक्ल में आप निकालते हैं पाई L R। बात समझ में आती है क्या? पाई से कैपिटल L को मल्टीप्लाई करेंगे विच इज द स्लांट हाइट, और कैपिटल R बेस के रेडियस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। बात समझ में आती है? अब आई बात इसकी फ्रस्टम की। फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? नेचुरली इससे कम होगा क्योंकि कुछ कर्व सरफेस एरिया कम हो चुका है, लेकिन अब ये कोन की तरह नहीं है।
लेकिन कोन की शक्ल में हम निकाल सकते हैं। एक रेडियस और क्रिएट हो चुका है, एक रेडियस और क्रिएट हो चुका है, स्लांट हाइट कम हो चुकी है, तो स्लांट हाइट और रेडियस की शक्ल में हम निकाल सकते हैं। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया पाई। देखिए एक रेडियस बढ़ चुका है, तो आप आपको मैं मोटा मोटा तरीका ये बता रहा हूं याद करने का, अभी हम प्रूव भी करेंगे कि स्मॉल आर और कैपिटल आर के हिसाब से आप दो कोण एज्यूम कर लीजिए और उनके हिसाब से निकाल दीजिए। कैसे निकालिए? पाई एल आर, ये जो पुराना वाला, प्लस एक और लगा लीजिए पाई एल आर। बात समझ में आती है? तो दो रेडियस के हिसाब से आपने दो एरिया अलग अलग लिख दीजिए। पाई को आप कॉमन ले, आप क्या करिए, पाई और एल को कॉमन ले लीजिए, पाई और एल को कॉमन ले लीजिए और अंदर क्या आ जाएगा? आर प्लस आर। तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। बात समझ में आती है? कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या हो जाएगा? पाई एल आर प्लस आर। अब देखिए यहां एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है? यहां तो खाली कैपिटल आर था और यहां पर स्मॉल आर और जोड़ दिया, तो ऐसा लगता है कि इसका कर्व सरफेस एरिया बढ़ गया है फ्रस्टम का। ऐसा नहीं है। देखिए यहां स्मॉल एल है और यहां कैपिटल एल है, तो एल जो है स्लांट हाइट वो कम है, तो ये लेंथ कम हुई है, अलबत्ता ये यहां पर एक टर्म बढ़ गई है, तो ये ज्यादा कम हुई है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? रेडियस उतना बड़ा नहीं है जितना स्लांट हाइट कम हो गई है। ये इसको याद करने की जरूरत है। तो इसका मतलब क्या है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम विल ऑलवेज बी लेस देन दैट टू दैट कोन जिसमें से वो काटा गया है। बात समझ में आई? तो कर्व सरफेस एरिया समझ में आ गया। अब इन केस ऑफ बकेट, अगर हम बकेट बनाएं तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? ठीक है, तो ये चीज मैं लिख देता हूं। इन केस ऑफ बकेट, अगर बकेट है, बाल्टी है, तो बकेट या बाल्टी किस तरीके की होती है, या चाय पीने का कप किस तरीके का होता है, तो आप विजुअलाइज करेंगे तो पता ये चलेगा कि उसमें जो छोटा वाला ये रेडियस है, या जो छोटी वाली हमारी सर्कुलर सरफेस है, छोटी वाली जो सर्कुलर सरफेस है वो अलग से इंक्रीज हुई होती है। बात समझ में आ रही है? वो अलग से इंक्रीज हो जाती है छोटी वाली सरफेस। तो छोटी वाली सरफेस का एरिया और मिला दीजिए इस कर्व सरफेस एरिया में, तो बकेट का जो कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया वो कितना होगा? पाई एल आर प्लस आर प्लस पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अगर कोई ऐसी फिगर है, अगर कोई ऐसा वॉल्यूम है जिसमें ये नीचे वाली सरफेस भी है, बात समझ में आई, और हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो याद रखिए एक पाई कैपिटल आर स्क्वायर और जोड़ देंगे इसके अंदर। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अगर आपको कोई कप दे रखा है, उसको पेंट करना है, अंदर और बाहर पेंट करना है, तो क्या करेंगे? इस पूरे एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो अंदर एरिया होगा वही बाहर एरिया होगा अगर थिकनेस बहुत स्मॉल है तो। क्लियर हो गई बात? ओके, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है भाई। वॉल्यूम किस चीज का? वॉल्यूम आपके कोन का। सबसे पहले हम कोन का वॉल्यूम लिखते हैं। कोन का वॉल्यूम, तो यहां पर हम लिखेंगे वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम हम निकालेंगे और कोन के वॉल्यूम के बाद फ्रस्टम का वॉल्यूम उसी की रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आपको सिलेंडर का वॉल्यूम अगर याद है तो एग्जैक्टली सिलेंडर का वॉल्यूम लिख दीजिए, उसका 1/3 कर दीजिए। ठीक है, यानी आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर इंटू एच किसका वॉल्यूम होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, जिसका रेडियस आर है और जिसकी लेंथ एच है। बात समझ में? या जिसकी हाइट एच है। इसको क्या करें? इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। क्या करिए? 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है। अब हम वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम निकालना चाहते हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगा? ठीक है, ओके। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, इसमें आप क्या करिए? 1/3 पाई और इसकी हाइट,
हाइट इसकी रखेंगे, कौन की नहीं रखेंगे, और इसकी हाइट। अब इसमें रेडियस वाली टर्म को इंक्लूड होना है। यहां पर रेडियस क्या था, स्क्वायर था, तो यहां भी आएगा स्क्वायर, लेकिन क्योंकि दो रेडियस हैं, दो रेडियाई हैं, तो इनको आप कैसे लिखेंगे, इनको आप लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कैपिटल एच। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? इस तरीके से वॉल्यूम को हम लिखेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि कैपिटल आर स्क्वायर था यहां पर, कैपिटल आर स्क्वायर इस जगह था, आपको कैपिटल आर स्क्वायर के साथ स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर, मैंने ये एच लिख दिया सॉरी, स्मॉल आर और कैपिटल आर और लगा देना है। बात समझ में आती है क्या? तो इस तरीके से हम वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकाल सकते हैं। याद रखिएगा ये वॉल्यूम सिर्फ उस वक्त होगा जब राइट सर्कुलर फ्रस्टम होगा, ठीक है। हम इसके वॉल्यूम का डेरिवेशन भी देख लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ कंपटीशन देना है, जिनको सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है, उनको फॉर्मूला बस यहाँ तक ही समझने की ज़रूरत है, इसके अलावा उनको डेरिवेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट्स को बोर्ड के इम्तिहान देने हैं उनको डेरिवेशन देखने की भी ज़रूरत होती है। अलबत्ता कुछ एमसीक्यू इस तरह के होते हैं जिसमें वॉल्यूम का डेरिवेशन देखना भी ज़रूरी होता है। क्वेश्चन ही इस तरीके का है कि एक कोन है, उसके अंदर से छोटा कोन काट लिया, बताइए कितना वॉल्यूम बचेगा इस फ्रस्टम का, ठीक है। तो उस केस में वॉल्यूम का डेरिवेशन देखने की ज़रूरत है। इसको मैं नेक्स्ट उसमें करा देता हूँ।